नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के प्रारंभ में मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी अंतिम सांस तक इन नामों को अवश्य याद रखिएगा, कृपया करके, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने आपकी नींद ना टूटे, आप इस देश में स्वतंत्रता के साथ घूमें, एंजॉय करें, आप अपने घरों में रहें, इसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। सबसे पहले इन नामों को जरा ध्यान से सुनिएगा। शहीद कर्नल संतोष बाबू, शहीद सिपाही कुंदन कुमार, शहीद सिपाही अमन कुमार, शहीद दीपक कुमार, शहीद चंदन कुमार, शहीद सिपाही गणेश कुंजाम, शहीद सिपाही गणेश राम, शहीद सिपाही के ओझा, शहीद सिपाही राजेश औराफ, शहीद सिपाही सीके प्रधान, शहीद नायाब सूबेदार नंदूराम, शहीद हवलदार सुनील कुमार, शहीद सिपाही गुरतेज सिंह, शहीद सिपाही अंकुश, शहीद सिपाही गुरविंदर सिंह, शहीद नायाब सूबेदार सतनाम सिंह, शहीद नायाब सूबेदार मनदीप सिंह, शहीद सिपाही जयकिशोर सिंह, शहीद हवलदार विपुल रॉय, शहीद हवलदार के पलानी। ये वो वीर आत्माएं हैं, ये वो भारत के पराक्रमी जवान हैं जिन्होंने इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। ये जवानों के जो मैंने नाम लिए हैं, ये देश की भारतीय सेना के 6 अलग अलग रेजिमेंट से आते हैं और इनमें सर्वाधिक तौर पर जो जवान, जो आपको मैंने ये सूची पढ़ के बताई है, ये 13 जवान जो इनमें से हैं, 20 वीर जवानों में से वो केवल और केवल बिहार रेजिमेंट के हैं। इतना बड़ा बलिदान देश के वीर जवानों ने दिया। और आप सोच रहे होंगे कि देश में तो कोई, या देश के साथ कोई अन्य देश कोई युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में किस तरीके से, किस प्रकार से इतने सारे जवान शहीद हो गए। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? लेकिन आज संवाद को एक अलग रूप से करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं करूंगा। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आप लोग उकसावे में आए, क्योंकि आक्रोश की आग तो मेरे अंदर भी उतनी ही जल रही है जितनी आपके भीतर जल रही है। लेकिन हमें इस समय ठंडे दिमाग से काम लेना है, पूर्ण रूप से अपने अपने मस्तिष्क को शांत रखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की प्रवृत्ति तो ऐतिहासिक कालों से यही रही है कि हम कभी भी अपने समकक्ष, अपने किसी अन्य पड़ोसी देश या विश्व के मानचित्र पर जो भी देश है, उनकी जमीन पर कभी भी अवैध रूप से कब्जा नहीं करते हैं, कभी भी उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करते हैं, कभी भी हम उनकी सीमा में नहीं जाते हैं। हम उनकी सीमा का और उनकी सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पश्चिमी छोर पे जो पड़ोसी है, यानी पाकिस्तान, और हमारे पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में जो पड़ोसी है, चीन, उनकी ऐसी मंशा नहीं है, उनकी ऐसी मानसिकता नहीं है। उनकी दृष्टि सदैव भारत के उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहती है जहां पर प्रमुख तौर पर दर्रे हैं, यानी पास हैं, पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी नजरें केवल और केवल उन्हीं पर रहती हैं और वो हर वक्त, हर समय इस फिराक में रहते हैं कि किसी प्रकार से भारत की सेना को वहां से पीछे किया जाए और इन इलाकों पर अपना कब्जा किया जाए, भारत की संप्रभुता पर आक्रमण किया जाए। आपको दोस्तों इस घटना के बारे में मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग कल, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी या हमारे देश की विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता इस प्रकार से ट्विटर पर, मैं इन सबको ट्विटर वीर कहता हूं, ये ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये देश की सेना से सवाल पूछ रहे थे, ये देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे थे, ये देश की रक्षा मंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे थे। तो इन्हीं सभी चुप्पियों को तोड़ते हुए, अपनी चुप्पी भी तोड़ी है और प्रधानमंत्री ने सभी अटकलों को भी शांत करते हुए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वो मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे थे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, उसी की शुरुआत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन किया। आज सबसे पहले उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा है, सबसे पहले आप वो सुनिए, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत
शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो दोस्तों, आपने अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी भारत की संप्रभुता पर आक्रमण करेगा उसको भारत नहीं बख्शेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने वीर जवानों को जो शहादत हुई है उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत में 2 मिनट का मौन धारण किया और सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, मसलन 40 दिन पहले जरा आपको ले चलूंगा मैं। यह गतिरोध 40 दिनों से चल रहा है। 5 मई 2020 पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। भारत भी कोरोना वायरस से लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत की चुनौती एक मोर्चे पर नहीं है। भारत की चुनौती अपने पड़ोसी देशों के साथ भी है। सबसे पहले आपको मैं 5 जून की घटना बताना चाहता हूं। 5 जून को दोस्तों, लद्दाख में आप जानते हैं कि भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों के बीच झड़पें हुई, मुठभेड़ हुई। इसके बाद 9 मई को फिर से सिक्किम में भारत और चीन के सेनानी जो सैनिक हैं वो आपस में भिड़े। इन दोनों झड़पों के दौरान भारत और चीन के दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में जवान घायल हुए। इसके बाद 12 मई को भी एक छोटी झड़प हुई। उसके बाद चीन ने अपने हेलीकॉप्टर्स को LAC के नजदीक पहुंचाना शुरू किया। भारत ने भी इसके जवाब में, इसके प्रत्युत्तर में अपने सुखोई विमानों को रवाना किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस प्रकार की जो गतिरोध होते हैं भारत और चीन के, उसी बीच हमारे सामरिक और व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो और मजबूत हो रहे हैं। यह कैसी परिस्थिति है जहां चीन से हम सामरिक तौर पर, यानी उनके जो भारत की सीमाएं हैं और चीन की जो सीमाएं हैं वहां पर गतिरोध चल रहा है, वहां पर झड़पें हो रही हैं, तो वहीं भारत और चीन के बीच व्यापारिक जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ रूप धारण कर रहे हैं। यह कैसा दोगलापन है दोस्तों। इसके अलावा आपको यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि जहां एक और हमें यह पता है स्पष्ट तौर पर कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा शत्रु है, पाकिस्तान से हमें कोई बातचीत नहीं करनी जब तक वो आतंकवाद को नहीं बंद करता, लेकिन वही चीन के साथ डील करने की जो स्ट्रेटेजीज है, जो रणनीतियां हैं, वो अलग है। दरअसल चीन और भारत के बीच जो भी मसले होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उनको 3 पहलुओं पर आप कहिए या 3 एस्पेक्ट्स पर सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सबसे पहले होता है डिप्लोमेटिक लेवल पर, यानी दोनों देश के जो राजदूत हैं, राजनयिक हैं, वो आपस में बात करते हैं। इसके बाद स्टेज आती है पॉलिटिकल लेवल की, यानी राजनीतिक स्तर की, यानी दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय है वो आपस में बातचीत करें। इसके बाद आती है सबसे अंतिम, और वो स्थिति तब आती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो होता है मिलिट्री अप्रोच, यानी सैन्य शक्ति और सैन्य सोच के साथ अब युद्ध की ओर जाना। और अभी तक, यानी 1962 के बाद से भारत और चीन कभी भी युद्ध के क्षेत्र में नहीं एंगेज हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले तो ये बात चल रही थी कि भारत और चीन अपनी अपनी सेनाओं को, अपनी अपनी जो लद्दाख की जो जमीन है, जो लद्दाख में चीनी सैनिक घुस आए थे, वहां से वो डीएस्केलेट करेंगे, वापस होंगे। और खबरें भी अभी कुछ ही सप्ताह पहले चली थी कि भारत और जो चीन के सैनिक हैं वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, बल्कि चीन के सैनिक तो 2.5 किलोमीटर पीछे हो गए थे। लेकिन याद कीजिए उससे पहले की तस्वीरें, जब सैटेलाइट के माध्यम से हमने देखा कि चीन लगातार हैवी आर्टिलरी को और अपने सैनिकों को लगातार सीमा से नजदीक डिप्लॉय कर रहा है। दरअसल चीन का मसला क्या है दोस्तों, यह आपको समझना आवश्यक है। चीन भारत की गलवान नदी, हॉट स्प्रिंग्स
और पेंगोंगसो झील को अपना हिस्सा मानता है। इसके अलावा चीन और भारत के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की है, वो रेखा, इस रेखा के जो मायने हैं, जो परसेप्शंस हैं, वो दोनों देशों के अलग अलग हैं। जैसे हमारी बांग्लादेश के साथ जो सीमा है या हमारी पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं हैं वो निर्धारित हैं। दोनों देशों की सीमाओं को पता है, दोनों देशों की सेनाओं को पता है कि उनकी सीमा कहां तक है। लेकिन इस जो ये गतिरोध है, जो ये चीन के साथ हमारी सीमाएं हैं, उनमें जो लद्दाख के क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि किसकी कौन सी सीमाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि पिछले डेढ़ महीने से लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं चीन के सैनिकों के बीच और भारत के सैनिकों के बीच। चाहे वो मेजर जनरल स्तर की वार्ता हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता हो, तमाम वार्ताएं हो रही थी, बैठकें हो रही थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हमने चीन की मंशा को, हमने सोचा कि चीन हमारे साथ बातचीत की मेज पर बैठकर शांति वार्ता के लिए जो तैयार हुआ है उसके बाद चीन सुधर जाएगा, लेकिन चीन नहीं सुधरा। कुछ रिपोर्ट्स तो दोस्तों ऐसी आई हैं कि 15 और 16 जून की रात को जो ये गतिरोध हुआ उसमें कुछ सैनिक फिसलन, क्योंकि पहाड़ी और ऊंचाई के क्षेत्र था वो, तो फिसलन के कारण वो नदी में गिर गए। और हो सकता है कि यह संख्या 20 से भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी भी कुछ सैनिकों ने बेस कैंप पे रिपोर्टिंग नहीं करी है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि कल शाम तक थी। कल शाम तक यह बात आ रही थी कि भारत के 3 जवान शहीद हुए, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर है। लेकिन रात तक भारतीय सेना ने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि करी कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने इस बात की पुष्टि करी है कि चीन के भी 4 से 5 सैनिक मौत हुई है उनकी भी, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा चीन के जो ग्लोबल टाइम्स की अखबार है, सरकारी अखबार है, और इसके जो संपादक हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और भारत के इस कार्रवाई के कारण चीन के भी सैनिकों का नुकसान हुआ है। इससे स्पष्ट तौर पर यह माना जा सकता है कि चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। और ANI की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर जाएं या PTI की रिपोर्ट्स के अनुसार जाएं या अन्य एजेंसीज की रिपोर्ट्स के अनुसार जाएं तो चीन को भी लगभग 47 सैनिकों का नुकसान हुआ है, यानी उसके 47 जो सैनिक हैं उनको हताहत किया है भारत के वीर जवानों ने। हालांकि इसमें कोई तुलना नहीं कर रहा हूं कि भारत के कितने जवान शहीद हुए या चीन के कितने जवान शहीद हुए, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि भारत के जवानों पर जिस प्रकार से कायरता पूर्वक चीन के सैनिकों ने, PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने हमला किया है, जिस प्रकार से वो डंडे पर कटीली तारे बांध कर आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने पत्थरबाजी करी भारतीय सैनिकों पर, उससे आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि भारतीय सैनिकों के हाथ बंधे थे, बल्कि भारतीय सैनिकों ने मरते हुए, शहादत देते हुए, शहीद होते होते अपने से दुगने सैनिकों की मारा है, उनको सबक पहुंचाया है, सबक सिखाया है। सबसे पहले आपको एक बात और समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच किसी भी अगर विवाद को हमें, या बड़े बड़े लोग जो भी हैं उनको सुलझाना होता है तो उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री और कूटनीति, डिप्लोमेटिक सभी लेवल्स पे बातें होती हैं। इसीलिए आज भी एक मेजर जनरल स्तर की वार्ता हो रही है सुबह से, और कल भी हुई थी। अब आपको दोस्तों एक बात और समझना बहुत आवश्यक है कि चीन और भारत के जो संबंध है वो एशिया में कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप एशिया ही नहीं बल्कि विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों बड़ी ताकतें हैं, बड़ी शक्तियां हैं, और आने वाली सदियां हो सकता है इन दोनों देशों की हो। ये दोनों देश आपस में कितना ज्यादा व्यापार करते हैं, बल्कि भारत का तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो $60 बिलियन का है, यानी इतना बड़ा घाटा होता है भारत को चीन के साथ हर वर्ष। फिर भी हम चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। चीन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, चीन के एप्स हो, चीन के तमाम कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसीज है, जो कंपनीज है, वो तक भी भारत में आती हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा दोस्तों कि भारत और चीन के संबंध अलग प्रकार के क्यों हैं। दरअसल भारत और चीन के संबंध इसलिए अलग प्रकार के हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच कई संधियां हुई हैं। इसके अलावा भारत और चीन कई ऐसे संगठनों का हिस्सा हैं जिनमें दोनों देश हैं, जैसे SCO,
जैसे ब्रिक्स, ये तमाम वो संगठन है जहां पर भारत और चीन आपस में मिलते हैं। कौन भूल सकता है वो तस्वीरों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आ चुके हैं 3 बार। उस दौरान जो गर्मजोशी दोनों नेताओं के बीच देखी गई वो अपवाद थी क्या? उसके उलट घटनाएं हो रही हैं सरहद पर। तो क्या हम ये मान लें कि चीन की सेना को राजनीतिक संरक्षण है? चीन में लोकतंत्र नहीं है। चीन से कोई खबर आपको सामने नहीं आएगी। चीन तो इस बात की भी आज तक नहीं बता पाया कि उसके देश में कितनी मौतें हुई हैं कोरोना वायरस के कारण। चीन पे कार्रवाई होना सख्त लाजमी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आप ये उम्मीद मत लगाइएगा कि चीन अपनी कभी भी इस बात को स्वीकारेगा कि वो या उसके यहां कितने सैनिक शहीद हुए हैं। बल्कि चीन के प्रवक्ता जो विदेश मंत्रालय के हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भारत उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है और वो गलवान घाटी की संप्रभुता को अपना हिस्सा मानते हैं, जबकि यह पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने एक तरफा कार्रवाई करी है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन इस प्रकार की कार्रवाई से बच सकता था। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि दोनों ओर से सैनिकों की कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि यह सैनिक महज संख्या नहीं है, या कुछ दिनों बाद आप अगर भूल जाएंगे तो यह वो चीज नहीं है। बल्कि आप सोचिए ये सैनिक किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं, किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं। हो सकता है इनके परिवारों में केवल यही कमाते हों। उनका तो परिवार तहस नहस हो गया। उनके सामने तो एक घोर अंधेरा आ गया। यह सोचने की बात है। इसी कड़ी में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि 19 जून को यानी परसों सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है और शाम 5 बजे यह सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी विपक्षी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग सरकार से नीतियों को स्पष्ट करने की बात कह रहे हैं, तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए सरकार को। ये मामले ऐसे हैं कि जब हमें देश की सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, हमें देश की सेना का समर्थन करना है निर्विरोध तरीके से। हमें इस समय किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने हैं। हमें केवल और केवल चीन के खिलाफ होना है। और यह केवल भारत के नागरिक अगर इस प्रकार से अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं कि वो टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर देंगे या चीनी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देंगे या चीनी सामानों का उत्पादों का बहिष्कार कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब भारत एक कड़ा एक्शन लेगा। और भारत ने स्पष्ट तौर पर दिखाना शुरू भी कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने अपने सैनिकों को खुली छूट दी है कि वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं अगर उन पर चीनी सैनिक किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण करते हैं उनकी जमीन पर, यानी हमारी जमीन पर। लेकिन आज दोस्तों आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि ये क्या एक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार से उल्लंघन कर रहा है सीज फायर का। अकारण ही नेपाल अपने नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को अपना मानता है, अपना दिखा देता है और वो संसद से पास भी हो जाता है। इसके अलावा चीन लगातार भारत के लद्दाख में अपनी आंखें गड़ा के रखा हुआ है। यह सोचने की बात है। हो सकता है इन तीनों देशों की ये एक प्लान हो, एक रणनीति हो कि वो भारत को एंगेज करके रखें अपने साथ, ताकि भारत का ध्यान और मसलों से हटाया जाए। इसके अलावा इनकी यह भी सोच हो सकती है चीन की भी कि वो अपना ध्यान, जो विश्व का ध्यान कोरोना वायरस के कारण उस पर पड़ा है, वो हटा दे, वो डाइवर्ट कर दे और वो दिखाना चाहे कि किस प्रकार से उसकी सीमाओं उसका भारत के साथ गतिरोध हो रहा है, या वो वियतनाम, ताइवान के साथ भी साउथ चाइना सी में भिड़ रहा है। हो सकता है, संभव है ऐसा, और मुझे तो लगता भी है ऐसा। इसके अलावा दोस्तों चीन की मंशा आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी। ना तो 1962 से पहले प्रधानमंत्री नेहरू समझ पाए, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ पाए, क्योंकि चीन एक नंबर का चालबाज है। इस वीडियो में मैं अपशब्द नहीं कह सकता, कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन चीन इतना घटिया है, इतना बदतमीज है। वहां के नागरिक, वहां की सेना, वहां की जो सरकार है, उनको केवल और केवल अपने नेता को मजबूत प्रदर्शित करना है। उसकी विस्तारवादी नीतियों को आपको समझने की आवश्यकता है। हर देश पर उसकी नजर है, हर देश पर उसकी नजर है। वो अलग तरीके से चलता है। वो जानता है कि वो पारंपरिक युद्ध में नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपने आप को एंगेज ही नहीं करता है।
वो या तो आर्थिक युद्ध लड़ेगा या साइबर युद्ध लड़ेगा, या फिर वो अपने से छोटे देशों को इतना अधिक कर्ज दे देगा कि वो उनकी अर्थव्यवस्था से भी कई गुना ज्यादा होगा कि बाद में उन देशों को अपनी जमीन ही चीन को गिरवी रखनी पड़ जाए। और भारत के आसपास पड़ोसी देशों में यही हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, म्यांमार हो, इन सभी देशों को उसने घेर रखा है अपने कर्ज के तले। इसीलिए नेपाल हमसे भिड़ रहा है, इसीलिए आज पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है। खैर, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो दो कौड़ी का देश है, लेकिन चीन ये लगातार एक रणनीति के तहत कर रहा है। और हमें क्या करना है? हमें केवल और केवल अपने सैनिकों को सलाम करना है, अपने सैनिकों का साथ देना है। और निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश की सरकार और इस देश के सैनिक अच्छी तरीके से जानते हैं उनकी ड्यूटी क्या है। वो ना तो हमारा ना ही इस देश का कभी भी सर झुकने देंगे। वो जानते हैं कि किस प्रकार से चीन को, चाहे अर्थनीति के तौर पर हो, चाहे सैन्य नीति के तौर पर हो, चाहे किसी और अन्य नीति के तौर पर हो, वो घेरेंगे, वो उनको प्रत्युत्तर देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस जो ये बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया है, एक बार पुनः मैं उनको नमन करना चाहूंगा और मैं आपसे विनती करता हूं कि कभी उनको मत भूलिएगा। ये जवान हमारे आन बान और शान है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।